हेलो बच्चों, और आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग जो है पार्ट 7 चैप्टर 1 का ही यानी कि लेसन नेम जीवों में जनन, जीवों में जनन का ही जो है पार्ट यानी कि 7वां भाग 7वां पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का। इसके पहले हम लोग जंतुओं में अलैंगिक जनन, पादपों में अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ा। अब हम लोग जो है लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे कि लैंगिक जनन जंतुओं में किस तरीके से होता है, कैसे होता है। यानी लैंगिक जनन जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में इसमें दो विपरीत जनक की आवश्यकता होती है। दो विपरीत यानी कि एक नर और एक मादा, एक नर की आवश्यकता होती है और एक मादा की आवश्यकता होती है। जब एक नर और एक मादा के युग्मक मिलते हैं, संलयनित होते हैं, तो जाकर के एक नया जीव बनता है। जैसे इस जनन में, लैंगिक जनन में दो विपरीत जनक यानी कि एक नर और एक मादा, दो जनकों की आवश्यकता होती है। इसके पहले हम लोग अलैंगिक जनन पढ़े थे। अलैंगिक जनन में सिर्फ एक ही जनक की आवश्यकता होती है, जैसे सिर्फ उसमें एक ही प्राणी की आवश्यकता होती है और वह एक नए संतति को निर्मित कर लेता है। लेकिन लैंगिक जनन में इसमें जो होता है दो विपरीत जनक की आवश्यकता। विपरीत का मतलब है एक नर तो एक मादा की आवश्यकता होती है। जैसे नर, एक नर की और एक मादा की। नर से जो होता है नर युग्मक, नर से नर युग्मक का निर्माण होता है और मादा से मादा युग्मक यानी कि फीमेल गैमेट, मादा युग्मक का निर्माण होता है। नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में क्या कर जाते हैं, संलयनित हो जाते हैं। ये संलयनित हो जाते हैं और संलयनित होकर के क्या बनाते हैं, युग्मनज बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, युग्मनज बनाते हैं। और युग्मनज से भ्रूण बनता है और भ्रूण से एक नया जीव बनता है। भ्रूण से क्या बन जाता है, एक जीव बन जाता है। अब इसमें देखिएगा नर और मादा से, एक नर है, एक जनक कौन हुआ, नर हुआ, दूसरा जनक मादा हुई। एक जनक नर हुआ और दूसरा जनक मादा हुई, तो नर और मादा से, नर से नर युग्मक बनता है, मादा से मादा युग्मक बनता है और दोनों युग्मक संलयनित होकर के युग्मनज का निर्माण करते हैं। लेकिन इतना याद रखिएगा कि लैंगिक जनन करने वाले जितने भी प्राणी होते हैं, चाहे वो पादप ही क्यों ना हो, अब यदि पौधों में लैंगिक जनन हो रहा है तो समस्त यानी कि लैंगिक जनन करने वाले जीव में युग्मक का निर्माण होता है। यानी कि लैंगिक जनन करने वाले जीवों में युग्मक का निर्माण होता है और यही युग्मक संलयनित होकर के युग्मनज का निर्माण करते हैं और युग्मनज से एक भ्रूण बनता है और भ्रूण से एक क्या बन जाता है, जीव बन जाता है। अब जो होता है, लेकिन इनके जो ये जीव बनते हैं, जो एक संतति बनती है लैंगिक जनन करने वाले जीवों से, जो एक संतति बनती है, एक जीव तैयार होता है, वह जीव अपने जनकों से भिन्न होता है। भिन्न इसलिए होता है क्योंकि नर के युग्मक के पास जो आनुवांशिक पदार्थ होता है, जो आनुवांशिक पदार्थ होता है, नर के युग्मक के पास जो आनुवांशिक पदार्थ होता है और मादा के पास जो आनुवांशिक पदार्थ होता है, मादा के युग्मक के पास जो आनुवांशिक पदार्थ होता है, वह आनुवांशिक पदार्थ दोनों एक दूसरे से भिन्न होते हैं, दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। नर का आनुवांशिक पदार्थ, नर के युग्मक का जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वह मादा के युग्मक के आनुवांशिक पदार्थ से भिन्न होता है। यानी कि ये जो आनुवांशिक पदार्थ होते हैं, आनुवांशिक पदार्थों में ही आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं।
आनुवांशिक सूचना मतलब इस नर के युग्मक के पास जो आनुवांशिक पदार्थ है उसमें नर की आनुवांशिक सूचनाएं होंगी, और जो मादा के पास जो आनुवांशिक पदार्थ है उसमें मादा की आनुवांशिक सूचनाएं होंगी। तो दोनों अलग अलग आनुवांशिक सूचनाओं पर जब यहाँ पर संलयित होते हैं, युग्मनज बनाते हैं, तो दोनों आनुवांशिक पदार्थ इस युग्मनज में उपस्थित होते हैं, इसलिए युग्मनज को द्विगुणित कहा जाता है। 2n से क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। और ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि नर जो चाहे नर युग्मक हो या मादा युग्मक हो, लैंगिक जनन करने वाले जब यानी कि जो युग्मक बनते हैं वो हमेशा अगुणित ही होते हैं, यानी कि चाहे वो जो भी जनन करे, लेकिन अगर यदि युग्मकों का निर्माण करते हैं, लैंगिक जनन हो रहा है और वह युग्मक बना रहे हैं, तो उनमें हमेशा जो होता है अगुणित ही युग्मक का निर्माण होता है। अगुणित युग्मक, अगुणित युग्मक, और जो होता है जब ये दोनों संलयित होते हैं तो हमेशा द्विगुणित युग्मनज का ही निर्माण करते हैं, जो है डिप्लॉइड यानी कि जाइगोट का निर्माण करते हैं। अब ये जो होते हैं जब संलयित होते हैं तो इनमें जो होता है अलग अलग आनुवांशिक पदार्थ, यानी कि मादा का आनुवांशिक पदार्थ और नर का आनुवांशिक पदार्थ होता है, जिससे अलग अलग कार्य होता है इस युग्मनज में, और भ्रूण बनता है और भ्रूण से एक जीव बनता है, जिस जीव में यानी कि उस जीव में जो होता है अलग अलग आनुवांशिक पदार्थ नर के भी होते हैं, आधा आधा मादा का भी होता है आनुवांशिक पदार्थ, इसलिए ये दोनों से क्या हो जाते हैं, भिन्न हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं तो इसमें जो दो विपरीत जनक और लैंगिक अंगों के आधार पर, जैसे अब ये बात किया गया यहाँ एक नर अलग था और एक मादा अलग है, एक नर अलग और एक मादा अलग है, लेकिन ये जो प्राणी होते हैं, जो लैंगिक जनन करने वाले प्राणी होते हैं, उन प्राणियों में कुछ ऐसे भी प्राणी होते हैं जिनमें नर तथा मादा दोनों एक ही, नर तथा मादा का जो लैंगिक अंग है वह एक ही प्राणी के शरीर पर उपस्थित होता है, यानी कि शरीर में उपस्थित होता है, तब हम उन्हें जो है द्विलिंगी प्राणी कहते हैं। कुछ ऐसे भी प्राणी होते हैं जिनमें नर अलग होता है और मादा अलग होती है, यानी कि नर प्राणी अलग होता है, मादा प्राणी अलग होती है, तो उन प्राणियों को क्या कहा जाता है, एक लिंगी प्राणी कहा जाता है। इसलिए जो है लैंगिक अंगों के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा गया है। वह भाग कौन कौन सा है, वह भाग है यानी कि वह भाग है एक लिंगी और द्विलिंगी। लैंगिक अंगों के आधार पर लैंगिक जनन करने वाले जितने भी जीव हैं उन्हें लैंगिक अंगों के आधार पर, जो जीव हैं उन्हें लैंगिक अंगों के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है एक लिंगी प्राणी, यानी कि एक लिंगी जीव, और दूसरा है जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं यूनिसेक्सुअल, एक लिंगी यूनिसेक्सुअल, और दूसरा है द्विलिंगी, जिसे कहा जाता है बाइसेक्सुअल। यानी कि लैंगिक अंगों के आधार पर, जनन अंगों के आधार पर इन जीवों को, लैंगिक जनन करने वाले जीवों को दो भाग में बांटा गया है, दो अंगों में बांटा गया है। पहला है एक लिंगी और दूसरा है द्विलिंगी। एक लिंगी किसे कहते हैं, द्विलिंगी किसे कहते हैं, नाम से पता है एक लिंग, यानी कि जब नर तथा मादा दोनों अलग अलग लैंगिक अंगों में उपस्थित हो, जब नर तथा मादा दोनों में से कोई एक ही लैंगिक अंग, यानी कि नर तथा मादा में से दोनों में से कोई एक ही लैंगिक अंग, चाहे वह नर का लैंगिक अंग या मादा का ही लैंगिक अंग, यदि प्राणी के शरीर में उपस्थित होता है तो उसे एक लिंगी प्राणी कहते हैं। और द्विलिंगी प्राणी, जब नर तथा मादा
दोनों के लैंगिक अंग एक ही प्राणी के शरीर पर उपस्थित होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? द्विलिंगी प्राणी कहा जाता है। जब नर और मादा दोनों का लैंगिक अंग, नर का भी और मादा का भी, एक ही शरीर पर समाहित हो, एक ही शरीर पर समावेशित हो, तो ऐसे जो है प्राणियों को द्विलिंगी प्राणी कहा जाता है। और जब अलग अलग हो, यानी कि एक प्राणी में सिर्फ एक ही लैंगिक अंग हो, चाहे नर का हो या मादा का हो, तो दोनों में से जब एक ही उपस्थित हो तो उस प्राणी को एकलिंगी प्राणी कहते हैं। तो पहला हम लोग हेडिंग करेंगे एकलिंगी प्राणी, यानी कि एकलिंगी जीव, यूनिसेक्सुअल जो है, इसका परिभाषा हम लोग लिखेंगे यूनिसेक्सुअल का। जब नर तथा मादा लैंगिक अंगों में से, नर तथा मादा लैंगिक अंगों में से कोई एक ही लैंगिक अंग, कोई एक ही लैंगिक अंग अर्थात नर या मादा लैंगिक अंग उपस्थित हो तो उसे एक लिंगी कहा जाता है। तो उसे एक लिंगी कहा जाता है। जैसे, तो उसे एक लिंगी कहा जाता है। जैसे जितने भी उच्च स्तर के, जितने भी उच्च श्रेणी के जंतु होते हैं, समस्त जंतुओं में यानी कि एक लिंगी ही होता है। समस्त जंतु एक लिंगी होते हैं जो उच्च श्रेणी के होते हैं। जैसे कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ते, बिल्लियां, मानव, बंदर, ये सब क्या है? एक लिंगी प्राणी हैं। यानी कि इनमें नर अलग होता है और मादा अलग होती है। तो जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, बिल्ली, कुत्ता आदि। मानव भी होता है, मानव भी लिख लीजिएगा, मानव आदि। ये जो होते हैं ना, एकलिंगी प्राणी होते हैं। इनमें नर तथा मादा दोनों में से कोई एक ही भाग उपस्थित होता है। ठीक है, नर तथा जो है मादा दोनों में से कोई एक ही भाग उपस्थित होती है। जैसे गाय, ये इसमें सिर्फ मादा भाग उपस्थित होती है। भैंस, इसमें भी मादा भाग उपस्थित होती है। जैसे भेड़, इसमें भी मादा भाग उपस्थित होती है। इनके जो होते हैं अलग नर भाग अलग होते हैं। जैसे बैल, ठीक है, इनके नर भाग अलग होते हैं। और भैंस, इनके भी जो होता है नर भाग अलग होते हैं। तो जो नर लैंगिक अंग अलग होते हैं, अलग प्राणी में पाए जाते हैं, अलग जंतु में पाए जाते हैं। तो इनमें सिर्फ एक ही ऐसे जंतु जिनमें सिर्फ एक ही लैंगिक अंग उपस्थित हो, एक ही प्रकार का लैंगिक, चाहे वह नर का लैंगिक अंग चाहे मादा का लैंगिक अंग उपस्थित हो, तो ऐसे प्राणियों को एकलिंगी जीव कहा जाता है। ठीक है, तो ये एकलिंगी का था। अब हम लोग जो है द्विलिंगी के बारे में चर्चा करेंगे। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। दूसरा आता है द्विलिंगी, यानी कि बाइसेक्सुअल, द्विलिंगी जीव, द्विलिंगी जीव, जिसे कहा जाता है बाइसेक्सुअल। अब इसकी परिभाषा आसान है। इसकी परिभाषा हम लोग आसानी से बना सकते हैं। द्वि मतलब दो, लिंग मतलब लिंग। जब यानी कि दोनों लैंगिक अंग एक ही प्राणी के शरीर पर उपस्थित हो, एक ही प्राणी में उपस्थित होते हैं, तो ऐसे प्राणियों को द्विलिंगी प्राणी कहा जाता है। जब नर
तथा मादा लैंगिक अंग, मादा जनन अंग एक ही शरीर पर समावेशित हों, एक ही शरीर पर समावेशित हों तो उन प्राणी को द्विलिंगी प्राणी या द्विलिंगी जीव कहा जाता है। द्विलिंगी जीव कहा जाता है। तब उन प्राणियों को क्या कहा जाता है? द्विलिंगी। जब दोनों उपस्थित हो, नर भी और मादा भाग भी, नर भाग भी और मादा भाग भी, नर का भी जनन अंग और मादा का भी जनन अंग, दोनों जनन अंग एक ही प्राणी के शरीर पर, एक ही जनक के शरीर पर उपस्थित होते हैं तो ऐसे प्राणी को द्विलिंगी प्राणी यानी कि बाइसेक्सुअल जो है कहा जाता है, द्विलिंगी कहा जाता है। जैसे केचुआ, ये द्विलिंगी प्राणी है, द्विलिंगी जंतु है। केचुआ, कामा जोंक, कामा फीताक्रिम आदि, ये जो होते हैं ये द्विलिंगी प्राणी होते हैं। जैसे केचुआ जो है, मान लीजिए ये केचुआ है, ठीक है, ये मान लीजिए क्या है? केचुआ है। तो ये इस पे एक ही भाग उपस्थित नहीं रहेगा, एक ही लैंगिक अंग नहीं रहेगा। एक लैंगिक अंग अगर इसके अंदर रहता तो इसे हम लोग एक लिंगी कहते हैं, लेकिन इसमें दोनों होते हैं। नर भाग जो होता है, जैसे कि नर में ये वृषण एक ही शरीर पर होते हैं, वृषण भी इसी में होता है, और जो होता है मादा भाग यानी कि अंडाणु भी इसी के अंदर होता है, अंडाणु भी इसी के अंदर होता है। तो दोनों गैमेट अगर बात करें, दोनों जनन अंग जो है वृषण भी और अंडाशय अंडाणु भी, ये एक ही प्राणी के शरीर पर उपस्थित है। जैसे केचुए में एक ही प्राणी के शरीर के अंदर उपस्थित है, तो ऐसे जो है ऐसे जीवों को एक जो है द्विलिंगी जीव कहा जाता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब जो है बात करते हैं हम लोग अब जो है बात करते हैं लैंगिक जो जनन होता है। लैंगिक जनन जो होता है यह एक जटिल प्रावस्था है। जटिल मतलब एक धीमी विधि है। इसमें जो होता है जनन ना बड़ी धीमी विधि से होता है, इसमें समय लगता है एक नए जीव को बनाने में। ये जैसे अलैंगिक जनन करने वाले जो जीव होते थे, जैसे अलैंगिक जनन जीवाणु के अंदर भी होता है, जीवाणुओं में भी अलैंगिक जनन होता है। तो जीवाणु जो होते हैं ना सेकंड में भी एक जो है एक नया जीवाणु बना लेते हैं, एक नया संतति जीव बना लेते हैं। इनमें सेकंड नहीं लगता, इनमें जो होता है सेकंड से भी कम समय लग जाता है कि एक नए जीव को बना लेते हैं। लेकिन जो होता है लैंगिक जनन करने वाले जो प्राणी होते हैं, जैसे कि मानव, एक नए संतान को बनाने में जो है लगभग 9 महीने समय लग जाते हैं। लेकिन 9 महीने का समय में 9 महीने में एक नया जीव तैयार होता है, एक नया संतति तैयार होता है। तो ये एक धीमी विधि है। इसमें जो होता है यह एक जटिल कह सकते हैं कि यह एक जो है लैंगिक जो होती है यह एक जटिल अवस्था है, जनन की एक जटिल अवस्था है। लैंगिक जनन, लैंगिक जनन एक जटिल अवस्था है, जटिल अवस्था है, या अर्थात यह एक धीमी विधि है। जनन की एक क्या है? धीमी विधि है। लैंगिक जनन जो है यह जनन की एक क्या है? जटिल विधि है, जटिल अवस्था है, अर्थात यह जनन की एक जो है धीमी विधि होती है।
ये धीरे 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 इसमें समय लगता है और समय पर होने पर तब इनमें क्या होता है, जनन होता है, तब ये एक नए जीव का निर्माण करती है। जैसे अब इनकी जो होती है लैंगिक अवस्था जो होती है यह निम्नलिखित होती है। जैसे कि कई भागों में इनकी अवस्थाओं को बांटा गया है। लैंगिक अवस्थाओं को कई भागों में बांटा गया है। जो लैंगिक अवस्था है, जो सेक्सुअल स्टेज है, उन्हें कई भाग में बांटा गया है। क्योंकि जैसे कि अगर कोई जन्म लिया, जैसे अगर एक लड़का पैदा हुआ, वह तुरंत जो है एक नए बच्चे को जन्म देने नहीं लगेगा, उसकी भी एक अवस्था होगी। वह एक अवस्था से दूसरी अवस्था, दूसरी अवस्था से तीसरी अवस्था, धीरे धीरे जब वो उसकी परिपक्वता, वो जनन अवस्था में आएगा, तभी तो वो जनन करेगा लैंगिक। ये कहिए जैसे कि पादप यानी कि आम में भी यह एक जो होता है लैंगिक जनन करते हैं। लेकिन अब जैसे कि अभी हमने आम को लगाया और लगाने के बाद तुरंत अगर कहिए कि उसमें फल मिले तो ये नहीं होता। तो ऐसे में लैंगिक अवस्था जो होती है, लैंगिक अवस्था को निम्नलिखित लैंगिक अवस्था को निम्नलिखित तीन भागों में बांटा गया है। तीन भागों में बांटा गया है। कितने भाग में? तीन भागों में। लैंगिक अवस्था को यानी कि ये बताया गया कि इसमें यह एक धीमी विधि है, यह एक जटिल अवस्था है, इसमें धीरे धीरे होती है। तो जैसे धीरे धीरे होती है तो किस लिए होती है? क्योंकि इनमें कई अवस्थाएं चलती हैं। तीन अवस्था चलती है लैंगिक अवस्था की, तीन अवस्था होती है, तब जाकर के यानी कि ये जो होते हैं जनन कर पाते। पहले देख लेते हैं हम लोग, तीन अवस्थाओं में बांटा गया है। पहली अवस्था को देखते हैं। पहला अवस्था जो होता है, जिसे हम लोग पहली अवस्था जुवेनिल स्टेट कहते हैं, जो है स्टेज जो है जुवेनिल फेज कहिए या स्टेज कहिए, जुवेनिल जो है फेज, यानी कि इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं बाल्यावस्था या किशोरावस्था बाल्यावस्था या किशोरावस्था, या पौधों में इसी जुवेनिल जो है जुवेनिल फेज को हम लोग जो है कायिक अवस्था भी कहते हैं। पौधों में, ये पौधों में था कायिक अवस्था। ठीक है। दूसरा अवस्था होता है रिप्रोडक्टिव फेज, जिसे हम लोग हिंदी में जनन अवस्था कहते हैं, जनन अवस्था कहा जाता है। तीसरा होता है सेंसरी फेज, जिसे कहा जाता है वृद्धावस्था। ठीक है। ये तीन अवस्था जो है लैंगिक अवस्था है, यानी कि लैंगिक जनन की है। जितने भी जीव लैंगिक जनन को करते हैं उनमें एक अवस्थाएं चलती हैं। पहली अवस्था बाल्यावस्था। ऐसा तो होता नहीं कि बस जन्म लिया तो वो फिर तुरंत जनन करने लगेगा, उनमें तो अवस्थाएं चलेंगी। पहले वो बच्चा रहेगा, बच्चा जो होगा उसके शरीर के अंदर जैसे कि जुवेनिल जो फेज चलेगा, बाल्यावस्था पहले, जब एक जीव जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद फिर उसके शरीर में उसके बाह्य आकार की और अंतः आकार की संरचनाओं में वृद्धि होगी, विकास होगा। विकास होने के बाद जब वो विकसित हो जाएगा तब जाकर के वह बाल्यावस्था से रिप्रोडक्टिव फेज में आएगा, जनन अवस्था में आएगा, तब वह जनन के लिए तैयार होगा, तब वह जनन करेगा।
और फिर इसके बाद जनन अवस्था, जब वह जनन कर लेगा, जनन करने के जो है बाद उसकी कौन सी अवस्था होगी, वृद्धावस्था शुरू होगी, सेंसरी फेज स्टार्ट होगा। जब वृद्धावस्था शुरू होगा तो फिर वह प्राणी क्या होगा, वृद्ध होकर के मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो हर प्राणी में जो होता है ये 3 अवस्थाएं चलती हैं। पादप में भी जो लैंगिक जनन करते हैं, पादप में भी जो होता है ये 3 अवस्थाएं चलती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं। और जो जंतु होते हैं लैंगिक जनन करते हैं उनमें भी ये 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला अवस्था है बाल्यावस्था, दूसरा है जनन अवस्था, तीसरा है वृद्धावस्था। अब जो है हम लोग एक एक अवस्था के बारे में समझ लेते हैं। बाल्यावस्था मतलब इसमें जो होता है यह इसमें जो प्राणी होता है वो अपनी बचपन की अवस्था में होता है, वह यानी कि एकदम नवजात होता है बचपन की अवस्था में। तब उसके शरीर में उसकी बाह्य आकार की और अंतः आकार की संरचनाओं में यानी कि विकास होता है। तब जब विकास हो जाता है उसकी बाह्य आकार की और अंतः आकार की संरचना में विकास हो जाता है, तब चलता है जनन अवस्था, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि रिप्रोडक्टिव फेज उसके अंदर स्टार्ट होता है उस प्राणी के अंदर। जब रिप्रोडक्टिव फेज शुरू होता है तो जनन प्रावस्था शुरू हो जाती है, यानी कि युग्मकों का बनना शुरू हो जाता है। युग्मक जो होते हैं बनने लगते हैं, नर में नर युग्मक, मादाओं में मादा युग्मक बनने लगता है। फिर इसके बाद बन करके इसी अवस्था में जो है युग्मकों का संलयन होता है, संलयन होकर के युग्मनज बनाते हैं, युग्मनज से भ्रूण बनता है, भ्रूण से जो होता है एक संतान, एक जीव बन जाता है। फिर इसके बाद जो होता है जब ये जनन प्रावस्था, इनकी जनन जो है अवस्था समाप्त हो जाती है तो इनके शरीर पर, इन्हीं प्राणियों के अंदर वृद्धावस्था प्रारंभ हो जाती है। वृद्धावस्था प्रारंभ होने के बाद वह जो है प्राणी वृद्ध होकर के क्या हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो अब हम लोग जो है पहले तो प्लांट में इनके बारे में पढ़ेंगे, पौधों में जो होते हैं इनकी अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो इन प्लांट्स यानी कि अब हम लोग जो है इन प्लांट्स यानी कि पौधों में पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोग पौधों में पढ़ते हैं इन प्लांट्स में, इन प्लांट पौधों में हम लोग पौधों में देखते हैं कि जितने भी पौधे होते हैं ये ऐसा नहीं होता कि बस पौधे को लगाया तुरंत वो जो होते हैं जनन करने लगते हैं। उनमें भी क्या कौन सी प्रावस्था चलती है, पौधों में कायिक प्रावस्था होती है, फिर इसके बाद जनन प्रावस्था होती है, फिर इसके बाद वृद्धा प्रावस्था होती है। जैसे कि कुछ पादप ऐसे भी होते हैं, जैसे इन प्लांट्स में जैसे गेहूं हो गया, धान हो गया, जैसे गेहूं है, धान है, इनकी जो जीवन काल होता है, इनकी जो जनन काल होती है वो लगभग पूरा इनका जो जीवन अवधि होता है वो 3 से 4 महीने होती है। 3 से 4 महीने में ये क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। अब इन्हें 3 से 4 महीने में ही इन्हें तीनों अवस्थाओं को पूरा करना होता है। बाल्यावस्था यानी कि अपना जो है जुवेनिल जो है फेज को, और रिप्रोडक्टिव फेज को, और सेंसरी फेज को, इन्हीं 3 से 4 महीने में इनको क्या करना होता है, पूरा करना होता है। पहले तो ये जो है कायिक अवस्था में आते हैं, जैसे कि गेहूं, ये पहले कायिक अवस्था में आएगी। फिर इसके बाद कायिक अवस्था से जब ये अपने विकास को बढ़ाएगी, अपने आकार की संरचना को बढ़ाएगी, जब यानी कि विकसित कर लेगी, तो जाकर के इसमें जो होता है रिप्रोडक्टिव फेज लगता है। रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होता है, रिप्रोडक्टिव फेज में ये जनन के लिए तैयार हो जाती हैं, जनन के लिए ये पूर्ण तैयार रहती हैं, और जब जनन कर लेती हैं फिर इसके बाद इनमें सेंसरी वृद्धावस्था स्टार्ट होती है और ये सूख जाती हैं, अर्थात इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये जो था ये पौधों में होता है। लेकिन पौधे कुछ ऐसे भी होते हैं जो है पौधे 1 वर्षीय पादप, जो है 2 वर्षीय पादप, और जो होता है बहुवर्षीय पादप होते हैं। जैसे कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो 3 से 4 महीने में ही अपनी जनन अवस्था को पूरा कर लेते हैं। कुछ पौधे 3 से 4 महीने में ही अपनी पूरी जो है अपनी अवस्था को, लैंगिक अवस्था को पूरा कर लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं उन्हें कई सालों लग जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें को 2 साल लगते हैं। तो जैसे कि इनमें जो होता है 2 प्रकार के पौधे होते हैं, जैसे कि इनमें जो होता है कई प्रकार के पौधे हैं। जैसे आते हैं 1 वर्षीय पादप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जो है अच्छे से नोट कर लीजिएगा। 1 वर्षीय पादप, ये उदाहरण पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। 1 वर्षीय पादप कौन कौन से होते हैं,
एक वर्षीय मतलब एक साल में इनका एक मौसम होता है। ये जैसे कि अभी आपको बताया गया, जैसे धान, इनके अंतर्गत आता है धान, गेहूं। ये जो है ना एक वर्षीय पादप है, एक वर्षीय पौधे हैं। एक वर्षीय मतलब अभी बताया गया कि ये 3 से 4 महीने में ही अपनी जनन अवस्था समाप्त कर लेते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो अब ये जो है कहा जाए कि ये 3 से 4 ही महीने तो रहते हैं, एक वर्ष कहाँ रहे। लेकिन एक वर्ष की बात नहीं है, ये एक वर्ष जैसे कि अगर जब हम लोग 3 से 4 महीने बाद गेहूं को काट लेते हैं, गेहूं जब नष्ट हो जाता है, काट लिया जाता है, फिर इसके बाद हमको अगले सीजन तक, अगले साल में ही फिर गेहूं को क्या करते हैं, बोते हैं। एक साल के बाद ही, जैसे एक बार गेहूं बोया गया, फिर इसके बाद जो होता है जब उसकी कटाई हो जाएगी, फिर उसे साल के बाद ही, अगले साल ही उसको यानी कि रोपित किया जाएगा, उसको एक बनाया जाएगा। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, एक वर्षीय पादप कहा जाता है। ये फिर पुनः एक वर्ष के बाद ही तैयार होते हैं, तो इन्हें इसलिए एक वर्षीय पादप कहा जाता है। कुछ ऐसे पादप होते हैं, ये एक वर्षीय जो पादप होते हैं अपने जीवन काल को, अपने जीवन जनन की काल को, जनन की अवधि को ये 3 से 4 महीने में पूरा क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। और दूसरा होता है द्विवर्षीय पादप। द्विवर्षीय पादप, द्विवर्षीय पादप, द्विवर्षीय पादप मतलब द्वि मतलब दो, ये जो है द्विवर्षीय यानी कि द्विवर्षीय में ही अपने जनन को पूरा कर पाते हैं। इनके जनन अंग जो होते हैं विकसित होते हैं। जैसे अरहर जो होता है, इसको यदि अगर ठंडी में बोया जाता है तो गर्मी में काटा गया, गर्मी के बाद काटा जाता है, और गर्मी में बोया जाता है तो जो होता है ठंडी के बाद कटाई होगी इसकी। यानी कि ये जो होते हैं द्विवर्षीय पादप हैं, ये 2 साल को यानी कि ले जाते हैं, यानी कि 2 साल इनकी जो होती है मृत्यु होने में लग जाती है। तो ये जो होता है द्विवर्षीय पादप होते हैं, जैसे अरहर, मक्का। तो ऐसे पादप को क्या कहा जाता है, द्विवर्षीय पादप कहा जाता है। अगला होता है तीसरा बहुवर्षीय पादप। बहुवर्षीय पादप, बहुवर्षीय पादप मतलब जो बहुत वर्षों के बाद, यानी कि बहुत वर्षों में एक आख ही बार जब तक जनन करें। जैसे कि ये जो होता है, जैसे होता है बांस में, बंबू में, बांस में, और जो होता है बांस में होता है। इसके बाद जो होता है नील जो है कुरंजी में होता है, नीला यानी कि कुरंजी में, इसमें पाया जाता है। ये जो होता है जो है साउथ अफ्रीका के पहाड़ियों में यानी कि पाया जाता है। नीला कुरंजी उनके पहाड़ियों में पाया जाता है। लगभग 10 से 12 वर्ष, 10 से 12 वर्षों में एक ही बार अपनी पुष्प को यानी कि पुष्प लगते हैं। इन पौधों में जो होता है 10 से 12 सालों में एक ही बार पुष्प लगते हैं। अब बांस जैसे है, बांस में जैसे 50 से 100 वर्ष, यानी कि 50 से 100 यानी कि जो है 50 से 100 वर्ष बाद ही इसमें कहीं एक बार जो होता है पुष्प लगते हैं। तो एक बार जब ये पुष्प लगते हैं तभी इनमें जो होती है जनन अवस्था शुरू होती है। जब एक बार इसमें पुष्प लगेगा तभी जनन अवस्था शुरू होती है। तो इसलिए बहुवर्षीय पादप हैं। बहुवर्षीय मतलब बहुत वर्षों बाद, बहुत वर्षों बाद जो होता है इसमें क्या होता है, पुष्प खिलते हैं, पुष्प लगते हैं। जैसे कि बांस का नीला कुरंजी। द्विवर्षीय मतलब जैसे कि इसमें जो होता है 2 वर्षों तक, 2 वर्षों तक जो होता है इसमें फूल, 2 वर्षों में फूल लगते हैं। इसमें जो होता है ये 1 वर्षों में क्या होते हैं, इनमें फूल बनते हैं। अगर कहा जाए इनकी जो पहली अवस्था होगी, इनकी भी पहली अवस्था जो होगी वो कौन सी अवस्था, कायिक अवस्था, और दूसरी रिप्रोडक्टिव यानी कि जनन अवस्था, और तीसरी जो होगी वो वृद्धावस्था होगी। तो इनके अंदर भी वही सिस्टम जो होता है चलता है, चाहे वो 1 वर्षीय हो, चाहे द्विवर्षीय हो, चाहे बहुवर्षीय हो। जनन की एक अवस्था होती है, उसी अवस्था में ये क्या करते हैं, जनन करते हैं। बहुवर्षीय पादप इसे कहते हैं। अब इन्हें कहा जाए कि इनका जो होता है, इनका जनन अवस्था कैसे पहचाना जाए। पौधों में हम जनन अवस्थाओं को कैसे पहचानेंगे कि ये जनन अवस्था में आ गई है या पौधा जनन के लिए तैयार हो गया है। पौधों में जनन अवस्था जो होता है पहचानने के लिए, जब एक उच्च श्रेणी मतलब जितने भी उच्च श्रेणी के पादप हैं
सभी उच्च श्रेणी के पादप लगभग जो है आवृत बीजी में आते हैं, आवृत बीजी के अंतर्गत आते हैं, एंजियोस्पर्म के अंतर्गत आते हैं। तो वो जो होते हैं एंजियोस्पर्म यानी कि उच्च श्रेणी के जो जितने भी पादप होते हैं, जब उनमें पुष्प का निर्माण होने लगे, जब उसमें पुष्प का निर्माण होने लगे तो वो जो होते हैं तब उस समय रिप्रोडक्टिव फेज में होते हैं, यानी कि जनन अवस्था में होते हैं। और जब तक फूलों का निर्माण नहीं हुआ होता तब तक वो कायिक अवस्था में होते हैं, यानी कि जो होता है कायिक अवस्था में रहते हैं। यदि अगर जब उसमें फूल का निर्माण होने लगा तो वह जनन अवस्था में आ जाते हैं। तो जनन अवस्था में ये बहुवर्षीय पादप ये 50 से 100 वर्षों के बाद ही एक बार इसमें जनन अवस्था में ये आते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, बहुवर्षीय पादप। बहुवर्षीय पादप है बांस, नीला कुरंजी। द्विवर्षीय पादप है अरहर, मक्का। एक वर्षीय पादप है जैसे कि धान और गेहूं, ठीक है ना। अब ये था किसके अंतर्गत, पादप के अंतर्गत। पादप की अवस्थाएं थी, पादप में जो होता था ये कैसे होता है, कितनी अवस्थाएं होती हैं पादप की। अब हम लोग जो है पढ़ेंगे जंतु की। जंतु की एक चीज इसमें आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा, जैसे कि अभी आपको बताया कि हर जीवों का एक जनन अवस्था होती है। जैसे अभी बताया गया कि आम के पौधे जो होते हैं, अब ऐसा नहीं कि लगा दिया जाए तुरंत जो होते हैं एक फल को निर्मित कर लेते हैं, लेकिन हाँ कुछ ऐसे पादप जो पहले के होते थे, आज जो आम के पौधे आ रहे हैं, जो पेड़ आ रहे हैं, उनको रोपित किया जाए, उनको लगाया जाए तो वो छोटे से रहेंगे, इतने बड़े से रहेंगे, तभी उसमें फल लगने लगता है। तो वो जो होता है ना वो आर्टिफिशियल रूप से, क्योंकि सभी का कुछ जितने भी जीव हैं, जितने भी पादप हैं, सबका जो होता है, किसी का जो होता है कायिक जनन यानी कि कायिक अवस्था लंबी होती है, किसी की जो होती है जो है जनन अवस्था लंबी होती है, किसी का जो होता है वृद्धावस्था लंबा होता है। तो इसमें क्या किया जाता है, जो आज के जो पौधे आ रहे हैं जैसे आम के, वो साल भर के पौधे हुए नहीं कि तभी जो है आम का फल लगने लगता है उसमें, इसलिए लगता है क्योंकि उनकी जो कायिक अवस्था होती है, मनुष्यों के द्वारा कायिक अवस्था को कम कर दिया जाता है। जो उनकी कायिक अवस्था यदि अगर नेचुरल रूप से यदि 7 से 8 वर्ष है, 7 से 8 वर्ष है, तो उसे घटा करके, उसी कायिक अवस्था को घटा करके उन्हें जो है 1 वर्ष कर दिया गया है। किस रूप से, आर्टिफिशियल रूप से, मानव के द्वारा। ये आर्टिफिशियल, नेचुरल रूप नहीं है, ये आर्टिफिशियल रूप से कायिक अवस्था को घटा करके 1 साल में बदल दिया जाता है। फिर इसके बाद जब कायिक अवस्था 1 ही साल तक चलेगी, इसके बाद दूसरा अवस्था आ जाएगा, कौन सा, रिप्रोडक्टिव फेज यानी कि जनन अवस्था। और जनन अवस्था में ये पुष्प को निर्मित करेंगे, निर्मित करके वो फल बनाने लगेंगे। इसलिए लेकिन ये है आर्टिफिशियल रूप से, आर्टिफिशियल रूप से इनकी जनन अवस्था को क्या कर दिया जाता है, घटा करके बनाया जा सकता है, जो तत्काल यानी कि तुरंत फल को निर्मित कर सकते हैं। वैसे जैसे पहले गुलाब के पौधे को लगाया जाता है तो उनकी कई दिनों बाद उसमें से कलिकाएं निकलती हैं, पौधा तैयार होता है, तैयार होने के बाद फूल लगता है। लेकिन आज जो गुलाब के पौधे आ रहे हैं उनमें जो होता है देखिएगा छोटे से हैं लेकिन फूल लगा हुआ है, उसमें फूल खिला हुआ है। तो ये इनमें क्या किया गया, इनकी जनन अवस्थाओं को, जनन जो है अवस्था जो है कायिक अवस्था, उसको घटा दिया गया। जो कायिक अवस्था इनमें 3 महीने थी, उस 3 महीनों को घटा करके इसमें जो है 10 दिन बना दिया गया। तो 10 दिन में ही एक पौधे बना रहे हैं, 10 दिन के बाद कायिक अवस्था चलेगी और फिर इसके बाद तुरंत इनमें कौन सा, रिप्रोडक्टिव फेज आ जाएगा। रिप्रोडक्टिव फेज में ये फूल को बनाने लगेंगे, इसलिए जो होता है ये आर्टिफिशियल रूप है। फिर अब हम लोग जो है चलते हैं इसमें, अब हम लोग पढ़ते हैं जंतु में, इन एनिमल्स। किसको, यानी कि लैंगिक अवस्था को, लैंगिक अवस्था को किसमें पढ़ते हैं, जंतु में, इन एनिमल्स, इन एनिमल्स। अच्छा, एनिमल्स में, जंतुओं में भी सबका एक अवस्था होता है, सबका एक सीजन होता है। जैसे कि पक्षियां होती हैं, जैसे कि जितनी पंछियां हैं वो सभी पक्षी जो होती हैं वो अपने समय पर ही अंडे देती हैं। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा लगातार अंडे देती रहती हैं, इनका एक मौसमी समय होता है, मौसमी समय पर ये अंडे देती हैं और समय समय पर ये जनन करती हैं। इनका एक सीजन होता है, एक मौसम होता है जब ये अंडे देती हैं। लेकिन कुछ जैसे कि ये नेचुरल रूप है,
तब इनमें जो होती है जनन की अवस्थाएं चलती हैं, जैसे कि कायिक अवस्था, जैसे कि जनन अवस्था, और जो होता है वृद्धावस्था। लेकिन जो आर्टिफिशियल से, जैसे पोल्ट्री फार्म में जहां पर मुर्गे का पालन किया जाता है, मुर्गियों का, वहां पर वो लोग लगातार अंडे देती रहती है। इसमें जो होती है कंटिन्यूअस ब्रीडिंग होती रहती है। कंटिन्यूअस ब्रीडिंग मतलब ये लगातार अंडों को जो है देती रहती हैं, तो वो आर्टिफिशियल रूप है, वो मनुष्यों के द्वारा तैयार किया जा रहा है। लेकिन अगर पक्षियों की बात करें, नेचुरल रूप से बात करें, तो इनके अंदर जो होती है नेचुरल रूप से ये एक मौसम में ही अंडे को देती है। अब बात करते हैं जो है कुछ उच्च श्रेणी के जंतुओं में, जैसे कुछ जो होता है प्लेसेंटियल, के बारे में, जैसे कि अस्तनी अपरा, अस्तनी अपरा वाले जंतु के बारे में। कुछ अस्तनी अपरा वाले जंतु, अस्तनी अपरा वाले जंतु दो प्रकार के होते हैं। अस्तनी अपरा वाले जंतु कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला होता है जिसे हम लोग कहते हैं ऑस्ट्रस साइकिल, ऑस्ट्रस साइकिल, जिसे हिंदी में कहा जाता है मध चक्र। आज जान जाइएगा मध चक्र क्या है, ये परीक्षा में कई बार पूछा भी जाता है, मध चक्र किसे कहते हैं, ठीक है। दूसरा होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसे हिंदी में कहा जाता है ऋतुस्राव, ऋतुस्राव, या इसे मासिक स्राव कहते हैं, मासिक चक्र, मासिक चक्र कहा जाता है। ऑस्ट्रस साइकिल्स में मध चक्र के अंतर्गत, यानी कि वे जंतु जो अपने मौसम में, जो अपने सीजन में जनन करते हैं, जो अपने सीजन पर जनन करते हैं, तो ऐसे जंतुओं को मध चक्र, यानी कि उनमें क्या, कौन सी क्रिया होती है? मध चक्र। मध चक्र वाले जो भी जंतु होते हैं, मध चक्र वाले जो जीव होते हैं, वे जीव जो होता है वो करते क्या है, उनमें एक मौसम में, यानी कि मध चक्र वाले जीव, मध चक्र वाले जीव एक मौसम में जनन करते हैं, एक मौसम में जनन करते हैं। ये जब इनका मौसम आता है, ये सीजनी जंतु होते हैं, सीजन पर ही जो है जन्म देते हैं बच्चों को, यानी कि जो है एक नए जीव को निर्मित करते हैं, जनन करते हैं। तो ऐसे जीवों को, यानी कि जीवों में मध चक्र की क्रिया होती है, ऑस्ट्रस साइकिल होता है। जैसे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली आदि। ये एक सीजनी जनन करते हैं। इनमें जो होता है लगातार जनन नहीं होता कि जब चाहे जब जनन हो जाए। इनमें एक सीजनी, एक मौसमी जनन होता है। इनका एक मौसम आता है, इनका एक सीजन आता है जब ये जनन के लिए तैयार होते हैं और फिर ये जनन करते हैं, फिर एक नए जीवों का निर्माण कर लेते हैं। तो इन जीवों में जो होता है मध चक्र किसे कहा जाता है? जो मौसमी जनन करने वाले हों, जैसे एक निश्चित मौसम हो, गाय में, भैंस में, भेड़ में, बकरी में, ये हमेशा बच्चों को थोड़ी नहीं जन्म देती हैं। ये जो होता है एक सीजन, एक मौसम में ही जन्म देती हैं, ठीक है ना, एक मौसम में ही जनन करती हैं। तो इसलिए इनमें मध चक्र। तो मध चक्र क्या है? ऑस्ट्रस साइकिल किसमें होता है? गाय में, भैंस में, भेड़ में, बकरी में, कुत्ता में, बिल्ली में आदि में। किस लिए कहा जाता है? क्योंकि इनमें मौसमी जनन होता है, यानी कि मौसम में ही, एक निश्चित मौसम में ही ये जनन करते हैं। और जो ऋतुस्राव का होता है मासिक चक्र, मासिक चक्र में ये हमेशा, मासिक मतलब महीने का, इसमें हमेशा जो होता है चक्र होता है, हर महीने चक्र होता है। ये हर महीने जो होते हैं जनन के लिए तैयार रहते हैं, हर मंथ जो है जनन के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि दो भाग में इनको बांटा गया है। अब अस्तनी अपरा को दो भाग में, पहला मध चक्र आप लोग समझ गए, दूसरा है जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसके अंतर्गत आता है जैसे कि मानव,
बंदर, कपी, ये जो होते हैं आदि, इनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल हर मंथ होता रहता है। हर मंथ जो होता है इनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती रहती है और ये हर महीने जनन के लिए तैयार होते हैं। ऐसे जीव जो हर महीने जनन के लिए तैयार हो तो उन्हें यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल वाले जीव कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उनमें हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है जिससे वो हर महीने जनन की क्रिया के लिए जनन क्रिया कर सकते हैं। लेकिन मध चक्र वाले जीव ये अपने मौसम में ही कर सकते हैं, यानी कि हर महीने ये जनन की क्रिया नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आप लोगों को ये सारा लैंगिक जनन की सारी प्रवस्थाएं, सारी अवस्थाएं आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम आप लोगों से एक क्वेश्चन यानी कि कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। वह क्वेश्चन आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा ताकि हमें भी लगे कि आपको यह जो है समझ में आया। पहला क्वेश्चन है, मध चक्र वाले प्राणियों का नाम लिखिए। मध चक्र वाले किन्हीं दो प्राणियों का नाम बताइए। मध चक्र वाले किन्हीं दो प्राणियों का नाम बताइए। दूसरा है, लैंगिक जनन की कितनी अवस्था होती है। लैंगिक जनन की जीवों में कितनी अवस्था होती है जो लैंगिक जनन करते हैं। तीसरी है जो है तीसरा क्वेश्चन है, किन्हीं दो द्विलिंगी प्राणियों का नाम बताइए। किन्हीं दो द्विलिंगी प्राणियों का नाम बताइए, यानी कि दो नाम बताना है आपको द्विलिंगी प्राणियों का। आप लोग इसमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा ताकि हमें भी पता चले कि आपको ये समझ में आया है। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर और कमेंट कर दीजिए।